वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 है कोलिजन थ्योरी का। व्हेन टू स्मूथ स्फीयर्स इमेज obliquely the kinetic energy is always lost by the impact unless the elasticity is perfect। ठीक है, ये कहने का मतलब ये कि जब दो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में obliquely यानी कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी एंगल देख कर टकराते हैं, एंगल के साथ वो टकराते हैं और जब वो वापस मुड़ते हैं तभी वो एंगल के साथ ही बैक चले जाते हैं, तब उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है। जब तक कि क्योंकि आपको पता है परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर में जब टकराते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, हमेशा इनपरफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो ये पहले भी डायग्राम पिछले आर्टिकल्स में भी मैंने समझाई हुई है। ओब्लीगली जब कोई बॉडी दो स्फीयर्स आपस में टकराते हैं, ओब्लीगली का मतलब ये कि वो कॉमन नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते हैं। ठीक है, आप ये देखें, एक स्फीयर आपके पास ए है, दूसरा स्फीयर आपके पास बी है, ए का मास m1 है और दूसरे के स्फीयर का मास m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u प्राइम है। ये एंगल अल्फा के साथ कॉमन नॉर्मल के साथ टकराता है और ये एंगल बीटा के साथ कॉमन नॉर्मल के साथ टकराता है। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं ओब्लीकली, ठीक है, तो टकराने के बाद ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर जाता है, ये ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर जाता है, ये v प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव कर जाता है। ठीक, आप ये देखें, आप ये आपके पास ये अल्फा एंगल के साथ कोलाइड कर रहा है कॉमन नॉर्मल के साथ, तो इसके रिजॉल्व हो जाएंगे, कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। ये आ जाएगा यू कॉज अल्फ़ा और ये आ जाएगा यू साइन अल्फ़ा। सिमिलरली ये मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस तरह रिजॉल्व करते हैं, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो आप मेरा पिछला, अगर ये ना आपको समझ आए तो आप मेरा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसके कंपोनेंट्स भी अंदर की तरफ जाएंगे, ये बाहर की तरफ जाए तो इसके कंपोनेंट भी बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वी है, ये तो वी कॉस थीटा है और ये आपके पास वी साइन थीटा है। इसी तरह आपके पास वी प्राइम है तो ये वी प्राइम कॉज ऑफ फाई है और ये वी प्राइम साइन ऑफ फाई। अब अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल कौन कौन से कंपोनेंट है, यू कॉज ऑफ अल्फा है, वी कॉज ऑफ अल्फा है, इसी तरह वी प्राइम कॉज ऑफ बीटा है और वी प्राइम कॉज ऑफ फाई है। ठीक है, आपको पता है आपने कोलिजन थ्योरी में सिर्फ दो तरह के लॉज पढ़े हैं, एक है न्यूटन इम्पैक्ट लॉ और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपने जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी आर्टिकल करना है, ये स्टार्ट यहीं से होते हैं। सबसे पहले है न्यूटन इम्पैक्ट लॉ। तो न्यूटन इम्पैक्ट लॉ आप अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल होता है, तो ये है बिफोर आफ्टर इम्पैक्ट इक्वल टू माइनस ई बिफोर इम्पैक्ट। तो ये आफ्टर इम्पैक्ट के कोलिजन के कंपोनेंट्स हैं v1 कॉज ऑफ थीटा माइनस v2 कॉज ऑफ फाई इज इक्वल माइनस ई u1 कॉज ऑफ अल्फा माइनस u2 कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे आपने पीछे डायरेक्ट कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की तरह सेम उसी तरह प्रोसीजर है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का। तो क्या करेंगे, इनके पहले स्केयरिंग कर लेनी है इन सब की। ठीक है, इसके पहले स्केयर कर लोगे तो ये माइनस ई जो है वो प्लस ई स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केयरिंग करने के बाद आपने m1 और m2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बिफोर इम्पैक्ट भी मोमेंटम चेंज नहीं होता, आफ्टर इम्पैक्ट दोनों मोमेंटम सेम रहते हैं। तो ये क्या है, आफ्टर इम्पैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और ये बिफोर इम्पैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने दोनों तरफ बहुत स्केयर कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर होता है, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स पर स्केयरिंग कर लेना। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेना है। जब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया तो आपने स्केयरिंग खोल लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड की आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की आपने स्केयरिंग खोल लेनी है, राइट हैंड साइड की फिलहाल नहीं खोलनी। ठीक है, आपने जब लेफ्ट हैंड साइड की स्केयरिंग, इसकी पहले स्केयर खोल लेंगे, फिर m1 और m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ आएगा -2v1 v2 कॉज अल्फा कॉज थीटा एंड कॉज फाई, वो m1 और m2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इसकी स्केयरिंग आप खोलोगे तो इसके साथ प्लस का आ जाएगा, +2 m1 v1 कॉज ऑफ थीटा एंड m2 v2 कॉज ऑफ फाई। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ स्केयरिंग वाली टर्म्स रह जाएंगे, जो 2 जैसे ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाली टर्म सिर्फ रह जाएगी, +2ab वाली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से -2ab निकलता है, यहाँ पे +2ab निकलता है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी आपने इसको सॉल्व नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अब है m1 v1 स्केयर वाली टर्म्स को अलग कर लेना और v2 स्केयर वाली टर्म्स को आपने अलग कर लेना। ठीक है, आपने अभी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को अभी छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड एंड सबमिट करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है। आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है m1 और m2। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस
u1 cos ऑफ अल्फा माइनस u2 cos ऑफ बीटा का होल स्क्वायर आपने राइट हैंड साइड में ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपने देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास m1 और m2 कॉमन निकल आएगा, तो आपके पास ये चीज़ निकल आएगी, ठीक है। आपने जब इसमें ऐड अप किया, ऐड करने के बाद आपने स्केयरिंग खोल लेनी है। स्केयरिंग इस तरह खोलनी है कि आपने ये वाला स्केयर भी खोल लेना है और जो इसके सब्ट्रैक्ट वाला है वो भी आपने खोल लेना है। जैसे ये आपने स्केयरिंग खोल ली है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये प्लस के साथ 2 के साथ स्केयरिंग खुल गई है आपके पास, और इसका भी आपने स्केयर खोल लेना है, ठीक है। जो प्लस वाला होगा, एक दफ़ा प्लस करना है ना इस टर्म को, एक दफ़ा माइनस करना है। माइनस वाली टर्म एज इट इज़ लिखी रहने देनी है, जो इसकी एक दफ़ा प्लस आपने किया ना तो वो आपने वो स्केयर खोल लेना। जब आप स्केयर खोलोगे तो 2 वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट करने के बाद आपने क्या करना है, u1 जैसे यहाँ पे v1 वाली टर्म्स का स्केयर अलग कर लिया था, तो u1 वाली टर्म्स को अलग कर लेना है और u2 वाली टर्म्स को अलग आपने कर लेना है, ठीक है। और ये एक जैसी टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें से कॉमन निकलेगा, m1 m2 कॉमन निकलेगा और ये भी पूरी टर्म आपस में कॉमन निकलेगा। माइनस के साथ आपने कॉमन निकाल लेना है। तो जब आप माइनस के साथ कॉमन निकालोगे तो ये दरमियान में सिर्फ माइनस के साथ कॉमन निकलेगी ये पूरी टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये पूरी टर्म कॉमन निकलेगी, तो यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखें m1 प्लस m2 इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है, तो दो साइड्स पर आपने m1 m2 से डिवाइड कर देना। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, तो m1 m2 इधर आ जाएगा, ठीक है। जब वो इस साइड पर आएगा तो इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी कैंसिल हो, इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो था रिजॉल्व पार्ट आपने किया था अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। अब आपने रिजॉल्व पार्ट करना है अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल। तो आपको पता है परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल जो ओब्लिक लीनियर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, तो इसलिए ये v1 साइन ऑफ थीटा और v1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल u1 साइन ऑफ फाई, ये भी नहीं चेंज होगा। तो आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पर स्केयरिंग कर लेनी। स्केयरिंग करने के बाद m1 से मल्टीप्लाई करना है। v1 वाले को m1 से मल्टीप्लाई करना है, जो v2 उसको m2 से मल्टीप्लाई, और दोनों की स्केयरिंग कर लेंगे। आप स्केयरिंग इसलिए करने के बाद इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर देंगे। जब वो 4 और 5 को इक्वेशन नंबर 3 में ऐड करोगे ना, तो आपके पास देखिए साइन वाली टर्म्स को, थीटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, फाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। आप देखिए इसमें से कॉमन निकलेगा, m1 v1 स्केयर कॉमन निकलेगा, तो साइंस के थीटा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह इसमें से कॉमन निकलेंगे तो कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ फाई ये भी क्या होता है 1, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। आपने दोनों साइड्स पर एडिंग कर लेनी है। तो एडिंग करने के बाद आपके पास ये भी इसी तरह ही आ जाएगा। इसमें से कॉमन निकालेगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसमें से कॉमन ये आ जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से m1 u1 का स्केयर बच जाएगा, और इसी तरह इसमें m2 u2 का स्केयर बच जाएगा, ठीक है आपके पास, ठीक है। आप वो वाली टर्म को आपने क्या करना है, ये आपके पास 1 बच जाएंगे, इसको कंबाइन करके भी 1 बच जाएगा, इसको कंबाइन करके भी आपके पास 1 बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके भी आपके पास 1 बच जाएगा। तो आपने m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर एक साइड पे लिख लेना है, तो इधर से आपके पास निकलेगा ना m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v2 स्क्वायर, उसको उठा के उस साइड पे ले जाएगा, तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा और ये वाली टर्म उस साइड पे चली जाएगी, ये इधर आएगा और ये वाली टर्म उधर से, वो इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, जब ये वाला माइनस उधर जाएगा तो वो प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। अब है डिवाइडिंग बाय 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि पता है हमें पता है हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हम थ्रू आउट द 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। आप देखें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखें ये है बिफोर इम्पैक्ट, ये माइनस है आफ्टर इम्पैक्ट, तो ये आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकला है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये है इम्परफेक्टली इलास्टिक कुलियन में ही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कुलियन होती तो उसमें परफेक्टली इलास्टिक कुलियन में आपके पास क्या होती E1, अगर आप यहाँ पे E1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, तो ये सारी की सारी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चेक करने का मेथड ये है कि अगर आपका चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो आप माइंड में परफेक्टली इलास्टिक कुलियन रखकर यहाँ पे E की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो जब ये वाली टर्म आ जाएगी ना 1 - e स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 - 1 तो वो 0 आ जाएगा, तो आपकी पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द इम्परफेक्टली इलास्टिक कुलियन में। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके कुलियन थ्योरी के तमाम आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज रह गई हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उसके भी लेक्चर आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज सब्जेक्टिव वाइज दोनों तरह से तैयारी कीजिएगा जब तक GC कोई अनाउंसमेंट नहीं करती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।